हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ ही गया होगा आज हम करने वाले हैं हमारा यूनिट 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इस चैप्टर को समझना आपके लिए होने वाला है बहुत ही आसान। एक छोटी सी वीडियो में हम सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। जब हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, तब इस सिचुएशन में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें सारा रिकॉर्ड होता है, क्या एक्सपोर्ट हुआ है, क्या इंपोर्ट हुआ है, हमारी कंट्री से क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास गया है, और अदर कंट्री से हमारे यहाँ पर क्या इंपोर्ट हुआ है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में आती है। सो इतनी सी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसे समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, यानी कि BOT। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है, इसे समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ये सब आ जाता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हमारे गुड्स आते हैं। ठीक है, जो भी हमारी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी वो सिर्फ हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगी, और गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सबको इंक्लूड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को भी, कैपिटल को भी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब ट्रेड गुड्स का ही होता है, यानी कि ये हुआ विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड क्या है, जो हमें दिख रहे हैं गुड्स, जितने भी टेंजिबल गुड्स हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी हमारी आइटम्स किस में आएगी, विजिबल ट्रेड में आएगी। ठीक है, तो BOT कंसिडर करता है गुड्स को, और इसे कहते हैं विजिबल ट्रेड, क्योंकि इसमें गुड्स हमें दिख रहे हैं, हम छू सकते हैं, टेंजिबल हैं। दैट्स वाई बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड विजिबल ट्रेड। और विजिबल ट्रेड को एक और नाम से जानते हैं, वो है मर्चेंडाइज गुड्स। क्लियर है। सो जो गुड्स हमें विजिबल होते हैं, हम जिन्हें छू सकते हैं, टेंजिबल हैं, देख सकते हैं, उन्हें मर्चेंडाइज गुड्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स में अपना ट्रांजैक्शन करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल सब में लेता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एंड इनविजिबल दोनों ट्रेड होता है। क्लियर है। BOP में विजिबल एंड इनविजिबल दोनों ट्रेड होते हैं, क्योंकि जो हमारा BOP है वो गुड्स की भी बात कर रहा है और सर्विसेज की। गुड्स की बात कर रहा है, दैट्स वाई वो विजिबल हो गए। ठीक है, विजिबल ट्रेड हुआ। और जब सर्विसेज की बात कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है जो हम दूसरी कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक लेबर हमारी जो है दूसरी कंट्री में जा रही है, ठीक है, तो वो इनविजिबल ट्रेड हुआ। तो आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करती है, तो उस सिचुएशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं हमारी, क्या डेबिट में जाएगा, क्या क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल को शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स को शो करता है। क्लियर है। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। BOP के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें, कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं BOP के, करंट अकाउंट, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और करंट अकाउंट में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम यानी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हो रहे हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, करंट अकाउंट में आ जाएंगे। और करंट अकाउंट में आ जाएंगे हमारे सारे इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल्स में क्या आएगा, जो हमें नहीं दिखता है, यानी जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। इनटेंजिबल है यानी हम छू नहीं सकते हैं उनको। सो इन्हें और क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। आपने माइक्रो में पढ़ा भी होगा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इसमें आ जाएंगे हमारे सारे गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, ठीक है, ये सब आ जाएगा हमारा किस में, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स में। क्योंकि ये सारे ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो हमारे नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, यानी उसमें हम कोई काम नहीं करते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारे को प्रोवाइड हो रहा है लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स, वो हमारे करंट अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर इनविजिबल आइटम्स के नेम से ऐड होगा। क्लियर है। वहीं कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स और लैंडिंग्स आएंगी, कितना बोरो कर रहे हैं और कितना हम लैंड कर रहे हैं वो सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और हमारी जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फॉरेन से लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है। और इन सब में क्या आता है ये भी अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हमारा फॉरेन करेंसी, IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में आएंगे। जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होती है उस सिचुएशन में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मैनेज करना होता है तो इस सिचुएशन में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट काम में आता है। ये गवर्नमेंट के वो सारे रिजर्व होते हैं जिसे सेंट्रल बैंक हेल्ड करता है। सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट्स। क्लियर है। तो अब चलते हैं हम अपने थियोरेटिकल पार्ट की तरफ, उधर समझते हैं हम एक एक पॉइंट को डिटेल में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यही मैंने अभी आपको समझाया था आगे कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में। और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है, यानी कि जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो उस ट्रेड के टाइम पे ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े पीछे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये बताइए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। सो करंट अकाउंट, इट इज़ दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अभी पीछे हमने यही समझा, जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, चाहे वो गुड्स किए गए हों या सर्विसेज हों या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो। सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को दे रही है, लाइक गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रही है, तो उस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री भी उसको पे बैक करे, ठीक है। वो भी उसको गिफ्ट से ग्रांट्स प्रोवाइड करें या कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प करे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी देगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफ़र होते हैं जो सिंगल एक कंट्री प्रोवाइड कर रही है दूसरी कंट्री को, बदले में उसे कुछ मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर हुआ। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से ट्रांसफर्स हैं, तो वो हमारे किस में आएंगे, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में, it is that account which records all such transactions between resident of a country and rest of the world which result change in assets or liability status of the residents of a country and government. So capital account में वो सारी transactions आएंगी जो कि हमारी capital transfers, non produced and non financial assets से related होगी, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट जनरेट करता है फंड, उसका फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कैपिटल फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज आता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के स्टेटस पे।
तो आई होप डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के भी सब कंपोनेंट्स हैं, तो वो सब क्या हैं वो देख लेते हैं। करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इम्पोर्ट भी करा जा रहे हैं क्या, गुड्स को। और वही एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स किसके करे जा रहे हैं, सर्विसेज के। तो मैंने अभी आपको बताया था कि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आते हैं, राइट। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पढ़ा था अभी हमने, सभी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हमारे करंट अकाउंट में आएंगे। इनकम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, यानी जितनी भी इनकम की रिसीप्ट्स हो रही है और पेमेंट्स हो रही है वो भी हमारे करंट अकाउंट में मेंशन किए जाएंगे। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट्स। कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स आएगी, क्या हम दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हैं और क्या हम दूसरी कंट्री को लैंड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं और क्या उनसे बोरो कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी हमारी कैपिटल अकाउंट में, जो जो इन्वेस्टमेंट हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं या दूसरी कंट्री आके हमारी कंट्री में एमएनसीज बना रही हैं, तो अपनी एमएनसीज बना रही है तो हमारी कंट्री में उसकी क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। दूसरी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सस्ती लेबर प्रोवाइड हो जाती है, तो सस्ती लेबर मिल जाती है, इस वजह से वो यहाँ आके अपनी एमएनसी इस्टेब्लिश करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में उनका काम ज़्यादा निकल पाता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है। एंड थर्ड वन इज़ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में मेंशन किए जाते हैं। सो इन्हीं सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सारे सब कंपोनेंट्स जो हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के, वो दोनों पॉइंट्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और इन सब कंपोनेंट्स को हम समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। करंट अकाउंट शोज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स जिन्हें हम देख सकते हैं और टेंजिबल आइटम्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जो दिख रही हैं उन्हें हम छू भी सकते हैं। तो विजिबल आइटम एंड टेंजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स लाइक स्टील, मशीनरी, क्लोथ्स एसेट्रा। ये सारे जो हमारे गुड्स हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे विजिबल आइटम्स में। तो जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं हमारे गुड्स से रिलेटेड, वो हमारे किस में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। क्लियर है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज की बात आ गई। सर्विसेज तो कभी दिखती नहीं है क्योंकि वो इनविजिबल आइटम्स में आती है। सो करंट अकाउंट शोज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स, दैट इज सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एसेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो हमारे किस में आएंगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के करंट अकाउंट में। क्लियर है। जो ट्रेड इन गुड्स होते हैं, यानी जो ट्रेडिंग हमारे गुड्स से रिलेटेड होगी वो हमारे विजिबल ट्रेड होंगे, और जो ट्रेड सर्विसेज में होगा, ट्रेड इन सर्विसेज, उन्हें हम बोलेंगे इनविजिबल ट्रेड। इससे याद करना आसान हो जाएगा, जो ट्रेड गुड्स में हो रहा है वो विजिबल ट्रेड होगा और जो सर्विसेज में हो रही है ट्रेडिंग उसे इनविजिबल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ विजिबल आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज में इनविजिबल आइटम्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड सब कंपोनेंट था हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी वो सारे ट्रांसफ़र्स जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है, बट बिना इस थिंकिंग के कि वो भी हमारे को उसका पेबैक करेंगे। ठीक है। सो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर रिसीव्ड्स विच द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव और पेमेंट्स दैट द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मेक विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कि बदले में उसे कुछ मिलेगा, रिटर्न में उसे कुछ मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिना ये सोचे कि बदले में उसे कुछ मिलेगा वो ये ट्रांसफ़र कर रहा है। फॉर एग्जांपल डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंस, ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड एसेट्रा। तो जो भी छूट मिल रही है, जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रहा है, वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आएंगे। आई होप करंट अकाउंट अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इससे रिलेटेड नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर किए हैं। आगे चलते हैं
सो नाउ वी विल डिस्कस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने फर्स्ट सब कंपोनेंट पढ़ा था बोरोइंग एंड लैंडिंग का। द इनफ्लो ऑफ फंड्स इनटू अ कंट्री फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इंक्लूडिंग फॉरेन लोन्स, bonds and investment in the country's assets, and lending is the outflow of funds from a country to foreign entities encompassing foreign loans, purchases of foreign bonds and investment assets located abroad. So basically कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर हम फॉरेन कंट्री से बोरो कर रहे हैं तो ये सारी बोरोइंग्स हमारी आ जाएगी क्रेडिट साइड बीओपी में, ठीक है। यानी हमारी रिसिप्ट्स हो गई ये अगर हम फॉरेन कंट्री से बोरो कर रहे हैं तो। और वहीं अगर हम फॉरेन कंट्री को मनी लैंड कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारा बीओपी अकाउंट होगा उसमें वो डेबिट साइड चला जाएगा, ठीक है। यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बोरो और लैंडिंग में आपको यही चीज़ समझनी है कि उसमें क्रेडिट होगा, इसमें डेबिट होगा। तो इनफ्लो ऑफ फंड्स यानी कि कंट्री में आ रहा है, ठीक है, फॉरेन सोर्सेज से पैसा कंट्री में आ रहा है, तो उसमें क्या होंगे फॉरेन लोन्स, यानी हमने लोन लिए हैं बाहर से, विदेश से, बॉन्ड्स लिए हैं, इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, ये सारे क्या होंगे कंट्री के एसेट्स होंगे। और अगर हमने लैंड किया है, लैंडिंग किया है, यानी कि हमारा डेबिट हुआ, राइट। फॉरेन कंट्री में जब हम कुछ लैंडिंग कर रहे हैं तो वो हमारा पेमेंट में आ जाएगा कि हमने दूसरी कंट्री को पे किया है, तो वो हमारा डेबिट हुआ। दैट्स वाई उसे आउटफ्लो बोलेंगे, आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अ कंट्री टू फॉरेन एंटिटीज़, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो फंड प्रोवाइड कर रही है फॉरेन कंट्री को। क्लियर है? एनकम्पासिंग फॉरेन लोन्स, परचेजेस ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स लोकेटेड अब्रॉड, यानी अब्रॉड में अपने फंड को दे रहे हैं। अगर हम परचेज़ करते हैं फॉरेन बॉन्ड्स, अगर हम विदेश से बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हमारे को उसके बदले में अपनी करेंसी देनी पड़ेगी ना, पैसा देना पड़ेगा। तो हम परचेज़ कर रहे हैं फॉरेन बॉन्ड्स, तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, हमारे फंड्स क्या हो रहे हैं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। क्लियर है? सो बोरोइंग एंड लैंडिंग आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Long term investments made by foreign entities in a country's assets such as businesses and real estate, यानी रियल एस्टेट और बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो की जाती है, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज कर रही है हमारी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन, तो इस सिचुएशन में ये हमारे लिए क्या होगा रिसीप्ट्स होंगे हमारे, यानी क्रेडिट। क्लियर है? वहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में जाकर, इन फॉरेन कंट्री, तो उस केस में हमें पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, यानी ये हमारे लिए क्या हुआ डेबिट हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। जब इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में आके कर रही है तो वो हमारे लिए क्या हुई, हमारे लिए इनकम हुई, क्रेडिट हुआ। और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट हम फॉरेन कंट्री में जाकर कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या हुआ डेबिट हुआ। क्लियर है? इनको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो। यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो होता है, इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं किनको, फाइनेंशियल एसेट्स को। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से, लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स बिटवीन अ कंट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी स्टॉक और बॉन्ड्स जो हैं हमारे जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो सारे हम कभी खरीद रहे हैं कभी बेच रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को। यानी हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री को, फॉरेन कंट्री हमें सेल कर रही है, कभी परचेज कर रही है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए बनाए गए हों, ठीक है। सो आई होप आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जितने भी सब कंपोनेंट्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं।
सो अब हम देखेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हमने सबसे पहले जब किया था तब हमने समझा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पेमेंट की बात हो रही है, यहाँ ट्रेड की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस को समझ लेते हैं एक बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल। यही पढ़ा था, जो भी गुड्स से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, वो सारी ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आते हैं? इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली। जब ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ट्रेड किसकी बात करेगा? ट्रेड में हम समझेंगे सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी विजिबल आइटम्स होंगी वो सारी हमारी ट्रेड में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? कि सर्विसेज हमारी इनविजिबल में आ जाती है तो हमने सर्विसेज को लेना ही नहीं है, हम लेंगे सिर्फ गुड्स को। गुड्स जो हैं वो हमारे विजिबल ट्रेड में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बीओपी इंक्लूड विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड। वही बात जो अभी समझाई मैंने, क्योंकि इसमें गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी है। सर्विसेज जो होती है वो इनविजिबल ट्रेड में आती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें हम देख नहीं सकते हैं सर्विसेज को, इसलिए वो इनविजिबल ट्रेड हुई, राइट। वहीं बीओपी इंक्लूड विजिबल ऑल्सो बिकॉज it includes transaction related to goods, and BOT includes only visible trade item just because of goods only, right? Balance of payment always shows balance account. यहाँ अगर क्रेडिट साइड 20,000 से बैलेंस हो रही है तो इसका जो डेबिट साइड है वो भी 20,000 से ही डेबिट होगी, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर शो करता है। तो दोनों का जो बैलेंस होगा वो 20,000 होगा, सेम होगा। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एंड बैलेंस्ड। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो तीनों कंडीशन रखता है। वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी और बैलेंस्ड भी। अब फेवरेबल है इसका मतलब वो सरप्लस है। सो फेवरेबल सिचुएशन में सरप्लस होगा, यानी जो कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे? इम्पोर्ट से। ठीक है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे हमारे इम्पोर्ट से तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी। वहीं अनफेवरेबल की बात करें, उसमें कंट्री डेफिसिट फेस कर रही है। डेफिसिट फेस कर रही है इसका मतलब क्या हुआ? जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, यानी इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है कंट्री और एक्सपोर्ट कम कर रही है। तो इस सिचुएशन में डेफिसिट होगा, अनफेवरेबल होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये कंडीशन अनफेवरेबल है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, हम बाहर की कंट्री से मंगा रहे हैं सामान पर अपना सामान नहीं बेच रहे हैं। जब हम अपना सामान नहीं बेचेंगे बाहर की कंट्री को तो हमारा क्या बेनिफिट है? हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए ये कंडीशन अनफेवरेबल होगी। और बैलेंस्ड कंडीशन यानी कि जब हमारी इकोनॉमी जितना एक्सपोर्ट कर रही है उतना ही इंपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब इक्वल होंगे एक दूसरे के, उस सिचुएशन में बैलेंस्ड होगा। क्लियर है? सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इट इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड से बड़ा है बिकॉज इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बड़ा है बैलेंस ऑफ ट्रेड से। सो इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसलिए वो नैरो है, और ये इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को, इसलिए ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे इंक्लूड करता है? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड करता है सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है गुड्स, सर्विस, कैपिटल, इन सब से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये इंक्लूड कर रहा है हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को। क्लियर है? सो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने इसमें डिटेल में सारे कंपोनेंट, सारे मीनिंग, सारे डिफरेंस सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव।